हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कडबक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, जो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग सारांश करेंगे इसका और आपको बताएंगे कि सारांश कैसे लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं और इसको हमको कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। कडबक पाठ है और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों से ओतप्रोत मानते हैं। उसके हृदय में जरा भी कृत्रिमता या मलिनता नहीं है। उनके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर लालसा के साथ उनकी मुख की ओर निहारते थे। आपको पता है कि कवि के चेहरे पर चेचक का दाग था, जिसके कारण वे रूपहीन दिखते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बड़े बड़े लोग आया करते थे और उनके काव्य श्रवण से काफ़ी प्रभावित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पहले कडबक में कलंक और कांच में क्या तात्पर्य है। पहले कडबक में जो कलंक, कांच और कंचन की बात की गई है, उससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, आंसर लिखा हुआ है। पहले कडबक में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कलंक का प्रयोग जो है किस अर्थ में कवि ने किया है। तो कलंक का प्रयोग देखिए, काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से जग को आलोकित करता है, यानी प्रकाशित करता है। उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा उजल हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा के में भी दाग है, इस बात को कवि द्वारा बताया गया है, लेकिन फिर भी चंद्रमा द्वारा क्या किया जाता है, सारे जग को प्रकाशित किया जाता है। कंचन शब्द का क्या तात्पर्य है। तो कंचन शब्द का तात्पर्य है, शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। यहाँ पर कवि जो है एक कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिव के स्पर्श मात्र से सुमेरु जो है क्या हो जाता है, सोने का पर्वत हो जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की संगति से दुर्जन व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। शब्द का तात्पर्य लिखा हुआ है क्या, बिना घड़िया में गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक इसी प्रकार इस संसार में किसी भी मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती। तो तीनों का तात्पर्य समझ में आ गया कि कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्द का प्रयोग क्यों किया है और इसका क्या तात्पर्य है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रकत कैलेई का क्या अर्थ है। कवि ने दूसरे कडबक में जो है रकत कैलेई कहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। तो कविवर जायसी कहते हैं कि कवि मोहम्मद ने, यानी स्वयं कविवर जायसी ने यह काव्य रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुनाया उसको प्रेम को पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर कवि ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि जगत में कदाचित मेरी यह निशानी बची रह जाएगी। तो कवि मानते हैं कि इस ग्रंथ को बनाने में काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है और इन्होंने शब्द शक्ति को जोड़ जोड़ कर जो है इसका निर्माण किया है और इसको कवि रकत कैलेई के समान बताते हैं। रकत मतलब रक्त। अगला प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो दूसरे कडबक में कवि ने इस बात की चर्चा भी की है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने दूसरे कडबक में उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा को आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट
किया है। उनकी हार्दिक इच्छा है, यानी कवि की हार्दिक इच्छा है, संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति नष्ट न हो। अगर वह केवल लौकिक मात्र लिखते तो उससे उनकी कीर्ति चिरस्थायी नहीं होती। अपनी कीर्ति चिरस्थायी करने के लिए ही उन्होंने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी साधना का आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। लोकैषणा मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। माने लोक में, जगत में बने रहना यह मनुष्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। तो कवि जो है अपने आप को अमर बनाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में हमेशा रहना चाहते हैं। इसके लिए जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत से और जनश्रुतियों को लेकर उन्होंने इस पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो यहाँ पर कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग रचकर के अर्थ में किया है, अर्थात उन्होंने यह काव्य रचकर सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करना चाहते हैं कि मैंने रतन सेन, पद्मावती आदि जिन भी पात्रों को लेकर इस ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित रही है, वो भी जनश्रुतियों में। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पद्मावत जो है ये एक जनश्रुति से एकत्रित की हुई सूचना के आधार पर लिखा गया है और काफ़ी रसों का प्रयोग करके इसको लिखा गया है। अगर पूछा जाता है कि कड़बक में जो मोहम्मद जायसी हैं उन्होंने किस रस का प्रयोग किया है, तो शांत रस का प्रयोग किया है। काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो है कवि अपनी बातों को रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट के क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए दूसरे कड़बक में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि उसने रतन सेन होगा, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित रही है। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को अपने आंसुओं से भिगोया है। कवि ने इस काव्य की रचना इसलिए की ताकि जगत में उसकी यहाँ विशाल स्मृतियाँ बच जाए। कवि यह चाहते हैं कि इस कथा को पढ़कर उसे भी लोग याद कर लें। चलिए अब सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न है, पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहले कड़बक में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता की विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, किंतु अपनी प्रभा युक्त आभा से आज भी सारे जग को आलोकित करता है। आम में मंजरिया या डाब नहीं आने पर सुबास पैदा नहीं होता है। सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव त्रिशूल के स्पर्श के बिना निरर्थक थी। घरिया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी नेत्रहीनता के कारण ही दोष भाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए सूर्य के शुक्र तारे की, जिसके काव्य का श्रवण करके सभी लोग मोहित हो जाते हैं। इसी कारण रूपवान लोग भी जो हैं कवि की प्रशंसा करते हैं और उनके सामने अपना शीश नवाते हैं। उपरोक्त प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने आत्मविश्वास का सटीक चित्रण अपने कविताओं में किया है। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और इनका उत्तर कैसे लिखा जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का सारांश करेंगे और आपको बताएंगे कि हम किसी भी चैप्टर का सारांश कैसे लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है और कवि का हृदय भी जो है स्वच्छ और निर्मल है, इस कारण। अगला क्वेश्चन है, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य था? तो कलंक चंद्रमा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, कांच जो है यहाँ पर सोने के लिए प्रयोग किया गया है और कंचन शब्द का प्रयोग जो है इस अर्थ में प्रयोग किया गया है कि शिव के त्रिशूल द्वारा सुमेरु पर्वत शिव के त्रिशूल द्वारा स्पर्श होने से सुमेरु पर्वत सोने का हो जाता है। रकत के लेई का क्या अर्थ है? इसमें हम लोगों ने देखा कि कवि ने इस काव्य को काफ़ी रच रच कर बनाया, काफ़ी अलंकारों और रस का प्रयोग किया है, इसलिए कवि जो है इसको रकत के लेई के समान बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो हम लोगों ने देखा कि कवि जो है अपने इस काव्य के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से लोगों में अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस पुस्तक को जब भी लोग पढ़ें तब भी उनको याद करें। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, इसमें जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो यहाँ पर जोरी शब्द का प्रयोग रचकर के अर्थ में किया गया था। दूसरा कड़बक का हम लोगों ने भाव सौंदर्य देखा और सबसे अंतिम में हम लोगों ने पहले कड़बक में जो जायसी द्वारा आत्मविश्वास दिखाया गया उस बात को हम लोगों ने देखा। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।